अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो है ये उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो एमडी कैट और ई कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एमसीक्यूज़ बेस्ड लेक्चर है। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, उसके हम वो तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे जो मोस्टली प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। यूएचएस की तरफ से जो एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है एमडी कैट का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि पूछे गए हैं। और ई कैट का जो टेस्ट होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आज का जो लेक्चर है ये आप स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए है, तो आप इसको ध्यान से जो है वो देखें। हम इसमें बहुत से एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, हम डिफरेंट जो है वो छोटी छोटी बातें जो हैं वो जो ट्रिक्स हैं उनको भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट फर्दर हम जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे जो प्रीवियस एमडी कैट का पेपर आया था, उसमें जो फिज़िक्स के क्वेश्चन आए थे उनके ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा है मेजरमेंट्स चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के मुताबिक 1 kg मैस इज़ कन्वर्टेड टू एनर्जी। अगर हम 1 किलोग्राम मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो हमें एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी? ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। देखें, हमें पता है कि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जो हमें आइंस्टाइन ने दिया था, वो होता है E बराबर mc²। ठीक है, तो मैस हमारा कितना है? 1 किलोग्राम है। ठीक है, C की वैल्यू का आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम स्पीड ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9 × 10⁻16 जूल। तो ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा 9 × 10⁻16 जूल। तो ये देखें हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है? बी ऑप्शन। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर 1 kg मैस है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो हमें एनर्जी कितनी मिलेगी? 9 × 10⁻16 जूल। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रेवल टाइम ऑफ लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ, कि जो लाइट का ट्रेवल टाइम है सन टू अर्थ वो कितना है? ठीक है, तो वो हमारे पास टाइम होता है 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, ये आप अगर फर्स्ट ईयर की बुक का जो पहला चैप्टर है उसमें बुक की साइड पे जो स्नैपशॉट बने होते हैं वहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, ये कैलकुलेटेड है। 8 मिनट 20 सेकंड में हमारी लाइट जो है वो सन से, मतलब सूरज से ज़मीन पर पहुंचती है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 8 मिनट 20 सेकंड का। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, आगे है तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है तीसरा कि 1 ईयर इज़ इक्वल टू, कि एक साल जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 ईयर में हमने ये बताना है कि एक ईयर जो है वो कितने सेकंड के इक्वल होता है, एक साल में कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इसकी भी हमने कैलकुलेशन जो है वो करनी है। हम देखेंगे कि इसकी हम कैलकुलेशन को जो है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें इसकी कैलकुलेशन, एक साल में कितने जो है वो सेकंड हो सकते हैं। तो देखें बेटा, 1 ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं एक साल में। ठीक है, तो हमें पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले से 365 दिन, अब एक दिन पे आ जाएं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 365 को हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमें पता है एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, सॉरी मिनट होते हैं 60। घंटों से अब हम मिनटों में आएंगे। ठीक है, तो 365 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट। ठीक है, अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो इसको फर्दर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
तो अगर हम इस तमाम को कैलकुलेटर की मदद से जो है वो मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर ये मिलता है 31536 सेकेंड। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हमें आंसर मिलता है 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1 ज़रब 10⁻7 सेकेंड। तो यहाँ पर देखें कि ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा बन रहा है, 3.1 ज़रब 10⁻7 सेकेंड। तो ये बी ऑप्शन हमारा बन रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, ये मतलब हमें पता चल गया कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं, 3.1 ज़रब 10⁻7 सेकंड। हाँ स्टूडेंट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक सेकंड में कितने साल होते हैं, एक सेकंड में कितने साल होते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। देखें, पूछा जाता है एमसीक्यूज, एक साल में इतने सेकंड, 3.1 ज़रब 10⁻7 सेकंड। तो फिर आप इसको क्या करेंगे, 1 के नीचे क्या ले आएंगे, 3.1 ज़रब 10⁻7 ईयर इज इक्वल टू सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो भी आपका आंसर आएगा वो एक साल में सेकंड होंगे। तो ये आंसर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन निकाला जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि एक सेकंड में कितने साल होते हैं। लग तो हमें रहा है, मतलब अमेजिंग सी बात लग रही है, लेकिन कैलकुलेशन है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास एंड वेलोसिटीज आर 2% एंड 3%। द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमसे ये बोला जा रहा है कि मास में जो अनसर्टेनिटी है वो 2% है। ठीक है, वेलोसिटी में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 3% है। तो आप ये बताएं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो ये भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखें भी, ये हमारा क्वेश्चन हमारा चल रहा है 4। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास हमारे पास कितनी है, 2%। ठीक है, गिवन है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी है, 3%। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv का स्केयर। अब देखें बच्चों, याद रखें, स्केयर वाली वैल्यू की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ना, उसके लिए हमें बुक में एक रूल दिया गया। हम उस रूल के मुताबिक सबसे पहले जो वेलोसिटी का स्केयर है ना, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3 का स्केयर ले लें तो 9% बन जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। हमें बुक में एक रूल बताया गया कि अगर आपके पास पावर में वैल्यू हो तो पावर वाली वैल्यू की आपने अनसर्टेनिटी जो है वो कैसे फाइंड करनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी स्केयर, तो ये रूल क्या है, देखें, वी का स्केयर है तो 2 पावर भी हो सकती है, यहाँ पर 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, जो भी होगी, लेकिन रूल याद कर लें कि पावर को आप पहले लिख लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। देखें, यहाँ पर हमारे पास पावर कितनी है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी वी। ठीक है, तो 2 कहाँ से आया, ये जो पावर थी। ठीक है, तो 2 परसेंटेज अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में हमें गिवन है 3% है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी हमारी बनेगी वो 6% बनेगी। वी स्केयर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी स्केयर कितनी बनेगी, 6% बनेगी। अब देखिए, मैथ्स में कितनी हमें ऑलरेडी गिवन है, 2%, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही करेंगे, क्योंकि ये हमें एक्चुअल गिवन है। तो ये वी का स्केयर था, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ पर स्केयर होगा, पावर होगी, तो पावर के लिए ये रूल है कि पावर को आप पहले लिखेंगे, उस पर पावर को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी वैल्यू है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। अब देखें, मैथ्स की भी हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई और वेलोसिटी की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv का स्केयर, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखें, स्टार्ट में लिखेंगे ना 1/2 आएगा। ठीक है, तो 1/2 तो एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो मेन हमारे पास 2 चीज़ें हैं, कांस्टेंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो हम नहीं लिखते, ना ही होती है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास, अब देखें 1/2 mv का स्केयर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv का स्केयर। 3 चीज़ें बन रही है ना, एक 1/2, एक m, एक v का स्केयर। 1/2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसको हम जो है वो कांस्टेंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास, हम उसको 1 होती 1 और 1 ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब 2 बच गई, मास और वेलोसिटी। इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम सम करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का स्केयर।
ठीक है। तो मैस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें गिवन है 2%, वेलोसिटी का जो स्केयर है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम फाइंड कर चुके हैं और वो हमारे पास कितनी थी, 6% थी, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को सम करें तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 8% मिलेगी, ठीक है। तो समझ आ गई इस बात की कि हमारे पास क्या था, हमने काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करना था और उसको हमने फाइंड कर लिया। तो रूल हमने एक पढ़ा, आपसे MCQs और तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो ये रूल आपको पता हो। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 8%, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 4 क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बनेगा, 8%, कि जो काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी, वो 8% होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, कि एक जो स्फीयर होती है उसके सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बनता है वो हमारे पास कितना होता है, वो होता है 4 पाई, ठीक है। अगर स्फीयर ना होती, सॉलिड एंगल सब प्लेन एंगल होता तो वो 2 पाई होना था। अब ये सॉलिड एंगल है, 3 डिमेंशनल है, ठीक है, तो ये 4 पाई होगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, क्योंकि हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 पाई आंसर बनेगा हमारा। तो नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.00110 आर। इसमें हमने बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं। देखिए हम रूल पढ़ चुके हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल क्या होते हैं, ठीक है। उन रूल के मुताबिक हमने कैलकुलेट करना है। तो देखें ये तमाम के तमाम ही सिग्निफिकेंट हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो 6 हमारे पास है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है। रूल हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास पॉइंट में हो आंसर, तो पॉइंट के बाद जितने भी आपके पास वैल्यूज़ होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है। तो ज़ीरो की भी हमने कंडीशन पढ़ी है। चलो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट कब होगा, कब नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 डिजिट्स के दरमियान, 2 नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान ज़ीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। अगर ज़ीरो जो है वो, जैसे ये हमारे पास, मैं एक वैल्यू लिखता हूँ 1200 मैंने लिख दिया, तो अब ज़ीरो जो है ये, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं। अब ये आखिरी 2 सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 12001, ठीक है, तो अब देखें अब इसमें सिग्निफिकेंट कितने, अब ये सारे ही सिग्निफिकेंट हैं। अब जो 2 ज़ीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट के दरमियान में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 2 ज़ीरो हैं वो लेफ़्ट साइड पे हैं, सॉरी राइट साइड पे हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो ज़ीरो तब सिग्निफिकेंट होगा जब वो नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान में होगा, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक जो है वो सिग्निफिकेंट है, ज़ीरो जो है वो डाउटफुल होता है, उसके लिए हमारे पास रूल होते हैं। तो चलें अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 6 है। अच्छा जी 7 है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ इक्वल टू। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो किसके इक्वल होती है। सबसे पहला ऑप्शन है एक्यूरेसी, नहीं जी। लीस्ट काउंट, हाँ जी लीस्ट काउंट की इक्वल होती है। फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो लीस्ट काउंट के इक्वल होती है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। तो 8 क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, करेक्ट डायमीटर ऑफ वायर व्हेन मेजर्ड बाय अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर इज़। के एक वायर का डायमीटर आप बताएं, करेक्ट डायमीटर बताएं, ठीक है। और उस वायर का जो डायमीटर है हमने एक ऐसे स्क्रू गेज से मेजर किया है जिसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.001 सेंटीमीटर है। तो 4 ऑप्शन है, ए है 2.3 सेंटीमीटर, 2.31 सेंटीमीटर, बी है, सी है 2.312 सेंटीमीटर और डी है 2.3124 सेंटीमीटर। तो देखें यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल की गई है क्वेश्चन में। हमने आंसर बताना है किसको देख के कि हमारे लीस्ट काउंट में कितने जो हैं वो फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं। देखें 0.001 1 2 3, तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होगा
जिसके साथ जो है वो पॉइंट के बाद 3 जो है वो डिजिट्स होंगे। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है ना, तो हमारा आंसर वो करेक्ट होगा जिसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होंगे। तो वो कौन सा बन रहा है, ये सी ऑप्शन 2.312 ये सेंटीमीटर। देखें उसने पूछा कि एक वायर है जिसका हमने डायमीटर मालूम किया स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हैं, और उस स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट जो है वो हमें दिया है। उसने बोला कि इन चारों में से कौन सा डायमीटर करेक्ट है। तो हमने किसको देखा, हमने लिस्ट काउंट को देखा, लिस्ट काउंट को देख के हमने आंसर दे दिया। और ये रूल होता है कि पॉइंट के बाद लिस्ट काउंट में जितने आपके पास डिजिट्स होंगे उतने आपके आंसर में, ठीक है, पॉइंट के बाद। अब जी ये डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन के जो डायमेंशन है वो क्या होंगे, सेकंड ईयर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चले मैं रिकॉल करता हूँ, स्ट्रेन क्या होती है। हमने पढ़ा था टेंसाइल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। हमने पढ़ा था शीयर स्ट्रेन, चेंज इन शेप ओवर ओरिजिनल शेप, ठीक है। तो ये स्ट्रेन के हमने फार्मूले सेकंड ईयर में पढ़े हुए। तो देखिए अब चेंज, मैं लेंथ की बात करता हूँ, टेंसाइल स्ट्रेन की लेंथ की, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ये क्या चीज़ है जी, ये टेंसाइल स्ट्रेन है हमारे पास। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। चेंज इन लेंथ का भी तो मीटर ही होगा ना, लेंथ का मीटर से मीटर कैंसिल, तो मतलब क्या हुआ, अभी स्ट्रेन का तो यूनिट ही नहीं है। जब स्ट्रेन का यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी एम नॉट एल नॉट टी नॉट ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन नहीं होते। क्यों डायमेंशन नहीं होते, कि स्ट्रेन के हमारे पास यूनिट्स नहीं होते, ठीक है। अच्छा जी आगे है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मुझे कोई एक ऐसी और क्वांटिटी बताएं जिसके डायमेंशन नहीं होते, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल एंड टी आर, ये हम क्वेश्चन पहले ऊपर भी कर रहे हैं। एल में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 0.1% है, टी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो 2% है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल टी स्क्वायर, तो हमने बताना है कि एल टी स्क्वायर में जो मैक्सिमम परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखें जी। एल टी स्क्वायर, दो हम ऊपर रूल पढ़ चुके हैं, दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को सम करेंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी एल प्लस स्क्वायर है, तो रूल हम पढ़ चुके हैं ऊपर, 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास जो है वो एल की कितनी है 0.1%, टी की कितनी है 2%, 0.1 प्लस 2 इंटू 2%, तो ये 4.1% हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 4.1% हमारा करेक्ट आंसर है। इसको हमने कैलकुलेट करके देख लिया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखें जब भी आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी मैक्सिमम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे ना, तो ये देखें ये एल टी स्क्वायर है, ये प्लस है, लेकिन ये दो क्वांटिटीज़ हैं, एक एल और दूसरा टी स्क्वायर है। आपने इन दोनों की अनसर्टेनिटीज़ को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने इन दोनों की अनसर्टेनिटीज़ को सम करना है, ठीक है। अच्छा बी 11 क्वेश्चन, द डिवाइस विद मैक्सिमम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज़, कौन सी डिवाइस होती है जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इंटरफेरोमीटर और मीटर रॉड। देखिए मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो मीटर रॉड की ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर ए है। स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट है वो कम होता है, वर्नियर कैलिपर्स का कम होता है, उससे कम स्क्रू गेज का होता है, तो ये दोनों भी नहीं होगी। इंटरफेरोमीटर का भी लीस्ट काउंट जो है वो कम होता है, तो मीटर रॉड हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इंटरफेरोमीटर आप जो है वो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस इज ग्रेटेस्ट, कौन सा प्रीफिक्सेस जो है वो सबसे बड़ा है।
फेमटो, ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है फेमटो, दूसरा हमारे पास है टीरा, ठीक है, फिर है हमारे पास एक्सा और फिर है मिली। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? फेमटो, ठीक है। तो फेमटो हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होता है? फेमटो होता है 10⁻⁻15 के, ठीक है। हमने ये बताना इनमें से ग्रेटर कौन सा है, बड़ा कौन सा है। 10⁻15 ये होता है हमारे पास फेमटो। अच्छा जी, अब जो है वो टेरा, 10⁻15। टेरा किसके इक्वल होता है जी? टेरा हमारे पास होता है 10⁻+12, 10⁻+12, ठीक है। अब है एक्सा, एक्सा होता है 10⁻+18, ठीक है। एंड लास्ट वन इज मिली, तो मिली 10⁻−3 होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि इनमें से जो ग्रेटेस्ट है वो कौन सा है? 10⁻18। तो एक्सा जो है वो सबसे जो है वो बड़ा प्रीफिक्स है, 10⁻18। फेमटो देखें 10⁻−15, टेरा 10⁻+12, ठीक है, एक्सा 18 और मिली -3। तो एक्सा जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि इफ़ m इज़ द मैस ऑफ अर्थ, अगर m आपके पास अर्थ का मैस हो एंड r इज़ इट्स रेडियस, द रेशो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो रेशो है वो क्या बनेगी, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जो है वो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसमें ही हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F बराबर G(m1) G स्मॉल m कैपिटल M ओवर r स्क्वायर, ठीक है। F बराबर W बराबर mg, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो कैपिटल G है, और ये जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। हमने इन दोनों की रेशो बतानी है। देखिए दोनों फोर्सेस हैं, हम इसको सिंपल वे में करेंगे, ठीक है। दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। Gm कैपिटल M ओवर r स्क्वायर बराबर mg, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? Gm ओवर कैपिटल R स्क्वायर बराबर G। अब देखें रेशो किसकी पूछी गई है हमसे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स, मतलब G स्मॉल जो है वो ऊपर होगा, कैपिटल G जो है वो नीचे होगा। तो देखें स्मॉल g और यहाँ से कैपिटल G को नीचे ले जाएं। देखें मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये G हमारे पास आ गया, ठीक है। तो रेशो में हमने ये बताना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ रेशो बताएंगे हम, ठीक है। तो ये स्मॉल g वैसे का वैसे और कैपिटल G इसके नीचे जाएगा, तो G ओवर कैपिटल G बराबर Gm ओवर R का स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, यही हमने बताना था। तो मतलब हमारा आंसर आ गया M ओवर R का स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है? M ओवर R का स्क्वायर वाला, ये हमारा B ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन हमारा ये है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कपल इज़। कपल का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होगा? अब सबसे पहले तो कपल का कंसेप्ट आपको बताओ। कपल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर्म अ कपल। जब एक ही बॉडी पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट करती है तो वो कपल बनाती हैं। तो उस कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से उस बॉडी में टॉर्क जनरेट होता है। जब टॉर्क जनरेट होता है तो वो बॉडी जो है वो घूमना स्टार्ट कर देती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, टॉर्क हमने पढ़ा था, ठीक है। अब देखें कपल का डायमेंशन, तो देखें साफ टॉर्क का डायमेंशन जो होगा वही कपल का होगा, क्योंकि कपल ऑफ फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क का फार्मूला होता है RF, फोर्स
आर मीटर, फोर्स न्यूटन, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर किसके इक्वल होगा? जूल के इक्वल होता है। यहाँ हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। न्यूटन का फार्मूला क्या होता है? किलोग्राम मीटर ओवर सेकेंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो ये क्या बन जाएगा? के जी मीटर का स्क्वायर ओवर सेकेंड का स्क्वायर। तो किलोग्राम की जगह पर हम क्या लिखेंगे? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ढूंढे जी आंसर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि डायमेंशन फार्म, ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ कपल, क्योंकि कपल के जो है वो कपल की वजह से टॉर्क जनरेट होता है। तो जो टॉर्क का फार्मूला है वही, उसी को हम कपल बोलते हैं। ठीक है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन बच्चों ये है कि टू फिजिकल क्वांटिटीज़ के, हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। एक को हम क्या बोल रहे हैं? वेक्टर है। टू फिजिकल क्वांटिटीज, वन ऑफ विच वन इज वेक्टर एंड अदर इज स्केलर हैविंग सेम डायमेंशन। लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। वो कहता है कि ये जो चार ऑप्शन है ना, इसमें से बताएं कि एक वेक्टर हो और दूसरी स्केलर हो और दोनों के डायमेंशन सेम हो। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी एक वेक्टर है। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। पावर, प्रेशर, इनके डायमेंशन ही सेम होंगे। ठीक है, इम्पल्स एंड मोमेंटम, ये भी दोनों वेक्टर्स हैं। ठीक है, टॉर्क एंड वर्क, टॉर्क वेक्टर है, वर्क जो है वो स्केलर है। ठीक है, तो दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। देखें कैसे, हम कर लेते हैं डायमेंशन कैसे। टॉर्क का फार्मूला अभी हमने ऊपर ड्राइव किए, बल्कि टॉर्क क्या आई थी? डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो वर्क एफ डी न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर भी किसके इक्वल आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो टॉर्क के बनेंगे वही वर्क के बनेंगे। मैं चलें कर देता हूँ, किलोग्राम मीटर ओवर सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर ओवर सेकंड का स्क्वायर। तो देखें वर्क का यूनिट क्या बना? किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड का स्क्वायर। तो ऊपर टॉर्क का क्या था? किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा। अच्छा जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 16। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व करने वाला भी है। दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सॉरी, इफ़ वी डिनोट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अगर वी जो है वो डिनोट करें हम वी से पोटेंशियल डिफरेंस को जो प्लेट्स के क्रॉस होता है। ठीक है, तो जो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो सी हो। द डायमेंशन ऑफ सी वी स्क्वायर आर सेम एज। हमने ये बताना है कि जो सी वी स्क्वायर है उसके डायमेंशन क्या होंगे। ठीक है, तो ये हम अब जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि सी वी के जो सी वी का स्क्वायर है उसके डायमेंशन जो है वो किसके इक्वल आते हैं। देखें जी, सी वी का स्क्वायर, चले हम पहले इनको फाइंड ही कर लेते हैं। सी वी स्क्वायर, यहाँ पर एक सी है कैपेसिटेंस है, वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। देखें क्यू बराबर सी वी होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू चाहिए, क्या बन जाएगी सी की वैल्यू? क्यू ओवर वी। तो इस सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? क्यू ओवर वी, वी का स्क्वायर वैसे का वैसे। अब ये भी वी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, स्क्वायर से ये वैल्यू कट जाएगी तो क्यू वी बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब सी वी स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल आ गया? क्यू वी के। इसका मैं वन का नाम दे देता हूँ। अब चलें, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे पास वर्क ओवर चार्ज, वी बराबर डब्ल्यू ओवर क्यू। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ। तो डब्ल्यू बराबर क्यू वी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि क्यू वी किसकी इक्वल है? डब्ल्यू की इक्वल है। तो सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या? वर्क है। जो वर्क के डायमेंशन होंगे वही सी वी स्क्वायर के डायमेंशन होंगे। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। तो जूल किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर किसके इक्वल होगा? ये हमने निकाला हुआ है, किलोग्राम मीटर ओवर सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो केजी मीटर का स्क्वायर ओवर सेकंड का स्क्वायर।
ml²t-2, लेकिन उसने हमें टॉर्क नहीं पूछा बताया। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन कौन कौन से? मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, टॉर्क। लेकिन हमें पता है कि जो डायमेंशन और या जो यूनिट जो हैं वो हमारे पास टॉर्क के होते हैं वही वर्क के होते हैं। वर्क के और टॉर्क के डायमेंशन सेम है, दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। हमने ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व किया लेकिन दोनों के डायमेंशन सेम है। अब देखिए हमारा आंसर है ml²t-2, ये QV W के इक्वल आया था। अब ये डायमेंशन किसके होते हैं? ये टॉर्क के होते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि QV हमारा आ गया था W के इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस W/Q, तो QVW। इस इक्वेशन 1 में मैंने QV के ऊपर W लगा दिया, मतलब ये हुआ कि QV के वही डायमेंशन होंगे जो W के होंगे। ठीक है, तो W के डायमेंशन को हमने फाइंड किया, क्या बने? ml²t-2, तो यही डायमेंशन जो है वो टॉर्क के होते हैं। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? टॉर्क होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 16 है उसका करेक्ट आंसर टॉर्क होगा। तो ये कैलकुलेशन आपको आनी भी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट मल्टीपल? हाँ जी, सबसे कम छोटा मल्टीपल जो है वो कौन सा होगा? तो नैनो क्या होता है? 10⁻⁹। अच्छा जी, अब है एटो। हाँ जी बताएं, एटो हमारे पास किसके इक्वल होता है? 10⁻+18। ठीक है, सॉरी -18, 10⁻−18 एटो हमारे पास होता है। तो फेमटो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। हाँ जी बताएं, फेमटो किसके बराबर होता है बच्चे? 10⁻⁻12। पीको 10⁻−12। तो बता दें इनमें से लीस्ट मल्टीपल कौन सा है? जिसकी पावर नेगेटिव में बड़ी से बड़ी होगी वो सबसे लीस्ट मल्टीपल होगा। नेगेटिव में पावर जितनी बड़ी होती है उतनी वैल्यू वो छोटी होती है। तो एटो जो है, सॉरी, वो हमारा करेक्ट आंसर है। एटो इसको पढ़ना है। ठीक है, तो सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है एटो, क्योंकि ये 10⁻−18 होता है। अच्छा जी, 18 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इफ़ एल, आर एंड सी डोनेट्स इंडक्टेंस। एल का हमें पता है इंडक्टेंस होती है, आर रेजिस्टेंस होती है, और सी जो है वो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है, आर जो है वो रेजिस्टेंस होती है। देन द डायमेंशन ऑफ एल ओवर आर सी इज सेम। तो एल ओवर आर सी के डायमेंशन क्या होते हैं बेटा? आप डायमेंशन के क्वेश्चन मोस्टली इसलिए आ रहे हैं कि एट लीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन लाजमी डायमेंशन में से आते हैं एंट्री टेस्ट में, जो भी है, UHS का है या ECAT का है। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन जो है वो लाजमी आएंगे इसमें से। तो चलें हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। L/RC। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि जो कल का हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पास्ट पेपर पे पिछले साल MD CAT के जो MCQs आए थे उनके ऊपर हमारा लेक्चर होगा। तो जो स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फोर्थ फिज़िक्स जो है वो हमारा चैनल है, ये फ्री है, आप लोगों की हेल्प के लिए है, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, विदाउट एनी कॉस्ट। कोई फीस नहीं है, कोई ड्यूज़ नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो चलें जी L/RC की तरफ आते हैं। L जो है वो इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस होती है हमारे पास। ठीक है, तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने? म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF हमारे पास क्या होता है? L del I/del T। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, संगीत पढ़ चुके हैं। तो अगर हम यहाँ से कैपिटल L को सेपरेट ही करना चाहें तो वो क्या बनेगा? ठीक है, del I/del T। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इंड्यूस्ड EMF हमें पता है। ठीक है, इसके भी यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्ट। अब देखें del I/del T, ये T ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर जाके सेकंड बन जाएगा, करंट जो है वो एम्पेयर में। ठीक है, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। और भाई ये ऐसे है ना, ये
ओवर डेल आई ओवर डेल टी। तो ये टी ऊपर चला जाएगा तो इसके यूनिट क्या होंगे, सेकंड होंगे, ठीक है। तो एम्पेयर नीचे का नीचे, मतलब एल हमारे पास वोल्ट सेकंड ओवर एम्पेयर के इक्वल आ गया। एल ओवर आर सी बराबर वोल्ट सेकंड ओवर एम्पेयर, ये एल की जगह पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब है आर, रेजिस्टेंस हमें पता है वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर हम आर को सेपरेट कर दें तो वी ओवर आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। वी का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, आई का एम्पेयर, सी क्या है, कैपेसिटेंस, तो क्यू बराबर सी वी, तो सी बराबर है ये सी क्यू बराबर सी वी, तो इस क्यू का यूनिट क्या है, कोलम, ये कोलम है, ये याद रखें, ओवर वोल्ट। ये सी जो है ये कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये कैपेसिटेंस है हमारे पास। तो सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सी ओवर वी, ये कैपेसिटेंस है, ठीक है, और ये कोलम ओवर वोल्ट है। तो वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, ठीक है, वोल्ट सेकंड ओवर एम्पेयर डिवाइडेड बाय कोलम ओवर एम्पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो वोल्ट सेकंड, इसको हम जो है वो मैंने दोबारा लिख दिया ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। वोल्ट सेकंड ओवर एम्पेयर, ये जब ऊपर जाएगी तो उलट जाएगी, ए ऊपर चल जाएगा, ए से ए कैंसिल, ठीक है। तो वोल्ट सेकंड ओवर कॉलम हमारे पास बच गया, ठीक है। तो वोल्ट सेकंड ओवर कॉलम, अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, एल बराबर आर सी हमारे पास बनेगा, ये वोल्ट ऊपर का ऊपर, कॉलम ओवर सेकंड नीचे आ जाएगा। तो हमें पता है कॉलम ओवर सेकंड किसके बराबर होता है, करंट के बराबर होता है, आई बराबर क्यू ओवर टी होता है ना, तो कॉलम ओवर सेकंड आई के बराबर। तो वी ओवर आई, तो वी ओवर आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो एल ओवर आर सी किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल आ गया, ठीक है। तो फिर एल ओवर आर सी के डायमेंशन वही होंगे जो आर के डायमेंशन होंगे, ठीक है, क्योंकि एल ओवर आर सी को हमने प्रूव कर दिया कि ये आर के इक्वल है। ऊपर भी जैसे हमने प्रूव किया था कि जो डायमेंशन वर्क के होते हैं वही टॉर्क के होते हैं, तो जो आर के होंगे वही एल ओवर आर सी के होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन गया, सी आर बन गया, ठीक है। इसको हम और मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको करवाया है ये ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडेबल है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और भी मेथड है इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन नेक्स्ट चलते हैं अभी। द मैस ऑफ बॉक्स, हमारे पास एक बॉक्स है, उसका मैस हमारे पास कितना है, 2.3 ग्राम, ठीक है। एक बॉक्स का मैस हमारे पास 2.3 ग्राम है। 2 गोल्ड पीसेस, उसमें हमने 2 गोल्ड के पीस को रखा हुआ है, हर पीस का मैस 0.035 ग्राम है। द टोटल मैस ऑफ द बॉक्स एंड गोल्ड इज़, अब हमने ये बताना है कि उस बॉक्स का और उसमें जो हमने 2 पीसेस रखे हैं इनका टोटल मिला के हमने बताना है कि मैस जो है वो कितना बनता है। देखें इसमें क्या करने वाला क्या है, क्यों क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चले मैं सॉल्व करता हूँ। मैस ऑफ बॉक्स हमारे पास कितना है, 2.3 ग्राम। तो 2 गोल्ड के जो पीसेस हैं उनका अलग अलग मैस कितना है, 0.35 प्लस 0.035, ठीक है। इनको अगर हम सम करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 2.37। आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, ग्राम, हाँ जी। राउंड ऑफ करेंगे तो 2.4 ग्राम। क्यों क्वेश्चन पूछा गया, देखें यहाँ पर है एक का 2.3 ग्राम, दूसरा है 0.035 ग्राम। हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम 2 या 3 से ज़्यादा टर्म को सम कर रहे हो तो हम क्या देखें ना, ये 2.3 है, ये 0.035 ग्राम है, दोनों को सम करेंगे तो आंसर में कितनी टर्म लिखेंगे पॉइंट के बाद। उसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था। रूल क्या था कि आंसर उस टर्म को देख के हम लिखेंगे जिसके पास पॉइंट के बाद कम से कम वैल्यू हो। तो पॉइंट के बाद जो कम से कम वैल्यू है वो 2.3 के पास है, तो और वो कितनी है, 1 है। यहाँ पर है 0.035, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद 1 वैल्यू में होगा और वो 2.4 ग्राम होगा, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ उसने आपके कंसेप्ट को चेक करना है कि आपको जो है वो साइंटिफिक टर्म जो हैं उनको ऐड करना आता है कि नहीं, पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ जो हैं
5 वैल्यूज़ हैं आपके पास, क्या आप उनको ऐड करके ऐड तो आप कर लेंगे, ऐड करके आपने आंसर किस में लिखना है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 3 टर्म है आपके पास, एक है 2.12, दूसरी है 2.116, तीसरी है 2.786। तीनों को आप सम कर सकते हैं। आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में आपने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स लिखने हैं, क्योंकि सबसे कम जो है वो पॉइंट के बाद नंबर किसके पास है? इस रकम के पास है। तो पॉइंट के बाद आप सिर्फ 2 डिजिट्स लिखेंगे। चलें जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस गिव द वैल्यूज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा प्रीफिक्सेस हमें जो वैल्यू जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देता है? ठीक है, तो चलें जी हम देखते हैं हमारा कौन सा प्रीफिक्सेस बनता है। हाँ जी, पीको किसके इक्वल होता है हमारे पास? पीको हमारे पास होता है 10⁻⁻12। ठीक है, मेगा 10⁻+6, किलो 10⁻+3, और टीरा हमारे पास किसकी इक्वल होता है? 10⁻+12। हमने ये बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बता, पीको हमारे पास बनता है 10⁻−12, माइक्रो 10⁻−6, मेगा 10⁻+6, ठीक है, और गीगा जो है वो हमारे पास 10⁻+9। देखिए -12 माइनस ये उससे बड़ी है ना, क्योंकि नेगेटिव में, ठीक है, इससे बड़ा 10⁻6 और इससे बड़ा 10⁻+9। तो ये सी करेक्ट आंसर। अब देखिए पीको -6, उसके बाद मेगा आ गया। मेगा क्या होता है? +6, किलो 10⁻+3, ये छोटी वैल्यू है। ठीक है, देखें ना, पीको हो गया -12, मेगा 10⁻6, किलो 10⁻3 +3, और टीरा हमारे पास होता है 10⁻12। ये तो नहीं है भाई, गलत है ये, -12, 6, 3, 12, ये गलत है। अब यहाँ पर चले, टीरा क्या है? 12, पीको क्या है? -12, माइक्रो क्या है? 10⁻−6, किलो क्या है? 10⁻6, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। गीगा 10⁻9, किलो 6, 3 मिली, नैनो -9, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारा लेक्चर था। आज के हमारे जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये वो तमाम क्वेश्चंस थे जो मोस्टली MD कैट और E-कैट के पेपर में पूछे जाते हैं। वैसे भी ये आप लोगों की असेसमेंट के लिए है। आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप देखें कि आपको क्या इन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपके पास है। अगर तो आपके पास है तो फिर समझ लें आपकी तैयारी जो है वो एंट्री टेस्ट की अच्छी हो रही है। ठीक है, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रैक्टिस जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो मैं फिर बोल दूं कि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा प्रीवियस जो MD कैट के पेपर हैं उसमें जो 2019 का जो पेपर है उसमें जो हमारे फिजिक्स के MCQs आए थे उन पे होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।